यस। सो आर यू गाइज रेडी विथ मी? मैंने ऑलरेडी 16 केस स्टडी के एमसीक्यू आपको डिस्कस करवा दिए हैं। नाउ लेट्स हम 17 से चलते हैं और ट्राई करेंगे कि हम लोग 25 तक कर लें या फिर उससे भी ज़्यादा कर लें और डिस्कस देखते हैं कितना होता है, बिकॉज 50 हमारे पास केस स्टडी है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको सारे की सारी जो है मेरी ओर से एमसीक्यूज़ जो है एटलीस्ट प्रोवाइड हो जाए। तो सबसे हम आते हैं केस स्टडी नंबर 17 में। सबसे पहला क्या होता है केस स्टडी नंबर 17 में, देखते हैं। The allotee wanted a refund of their entire amount from Mr. Singh. Do you think Mr. Lal has a right to raise objection against the refund? क्या उनके पास राइट है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? तो देखिए रेरा के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है कि the allotee have the right to claim a refund, whereas Mr. Lal has no right to raise any ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेम। तो अलोटी जो होते हैं, अलोटी हैव द राइट टू क्लेम अ रिफंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अलोटी के पास क्या है, रिफंड क्लेम करने का राइट है। अब नेक्स्ट आ जाइए। मिस्टर लाल डिड रिनोवेशन एंड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड रीसोल्ड 1/3 ऑफ द फ्लैट इन प्रीमियम हाइट्स to some of the previous owners. With respect to the scope of RERA, which of the following is correct option? तो according to RERA हम क्या कहेंगे? RERA is applicable as Mr. Lal advertised for selling and फ्लैट्स आर रीसोल्ड दैट न्यू अलॉटीज़। तो चूंकि इन्होंने क्या किया है, न्यू अलॉटीज़ को, देखो आप पुरानी बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, कुछ काम करवा रहे हो, पुराने लोगों को ही बेच रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एडवर्टाइज करके न्यू अलॉटीज़ को आमंत्रित कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो, इन द केस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तीसरा आता है, थर्ड वाला क्या बोलता है समझिएगा। द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी ऑफ सन रेजिडेंसी ब्रॉट द कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स to the notice of Mr. Lal after allotting the possession to the allottees and formation of society. Is Mr. Lal still liable to the allottees? Identify the correct statement regarding the liability of Mr. Lal. तो इन्होंने बोला है कि मिस्टर लाल इज़ लाइबल फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ठीक है, आप क्या करते हो, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए लाइबल होते हो इन द बिल्डिंग इफ सच डिफेक्ट्स ब्रिंग टू विदिन अ 5 ईयर्स। अगर 5 साल में हम लोगों को ये पता लग जाता है तो फिर हम जो है डेट ऑफ हैंडलिंग पोजीशन, तो हैंडलिंग ओवर द पोजीशन, जब आपके पास पोजीशन दिया ना वहाँ से 5 साल के लिए जो है वो हम जिम्मेदार होंगे अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो, और टाइटल में डिफेक्ट है तो लाइफ टाइम। रिगार्डिंग द फ्लैट, ठीक है, नाउ हम बात करते हैं फोर्थ में। रिगार्डिंग द फ्लैट परचेज बाय मिस्टर राज जॉइंटली अलॉन्ग विथ मिस्टर आशिमा, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? तो देखो नन ऑफ दी इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नाउ द प्रोमोटर्स ऑफ लोटस स्क्वायर डिड नॉट रजिस्टर द प्रोजेक्ट विथ रेरा, ऑथोरिटी इज रिक्वायर अंडर रेरा। तो क्या बोला इन्होंने, ऑथोरिटी इज रिक्वायर अंडर रेरा, व्हाट विल बी दी कंसिक्वेंस दे हैव टू बियर फॉर इट। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या लगेगी, 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। डन, यस सर। नाउ 17 के बाद 18 पे आ जाओ। After the declaration from is submitted by Mr. Sanjeev Kumar to the commissioner of custom, ठीक है, कमिश्नर ऑफ कस्टम है, what will be the course of action after its verification by the commissioners? तो बताओ कौन कौन से एक्शंस जो लिए जा सकते हैं। तो देखो कमिश्नर क्या कर सकता है, द कमिश्नर शैल फॉरवर्ड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन टू आरबीआई। कमिश्नर क्या कर सकता है, आरबीआई को सेंड कर सकता है ओरिजिनल कॉपी। द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर इज, क्या होते हैं, इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन कॉपीज ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड टू अ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। डू यू थिंक द डिक्लेरेशन रिक्वायर इज एप्लीकेबल इन द केस वेयर मिस्टर कुमार एक्सपोर्ट्स गारमेंट सैंपल्स टू मिस्टर जेम्स इन द यूएसए? तो देखो क्या डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होती है जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स कर रहे होते हैं, नहीं, नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ एग्जिम्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स।
अब आता है मिस्टर कुमार रेमिटेड USD 3000 फॉर डोनेशन अब्रोड अंडर LRS। तो LRS के अंदर अगर हमने 3000 रुपी डोनेट किए हैं, कैन सच डोनेशन बी कंसिडर अंडर द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ LRS द अमाउंट so remitted will be reduced from the prescribed limit of ARS in a financial year। मतलब कंसीडर होगा, मतलब सिंपल से वर्ड में कंसीडर किया जाएगा। नाउ फिफ्थ पर आ जाइए। Whether Mr. Kumar had undertaken any obligation while taking advance payment against export order from मिस्टर कहाँ गया, हाँ, खालिद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया whether Mr. Kumar had undertaken any obligation while taking advance payment against export order from Mr. Khalid। तो हमें पता है कि भाई हमें 1 ईयर तक पहले ही ले सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे मिस्टर कुमार नीड टू डिस्पैच द शिपमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। नाउ 19 देखो, the relevant markets that the Director General will identify while making the inquiry are, that is the first one। so क्या आंसर निकल के आता है फर्स्ट वन का? फर्स्ट एंड सेकेंड स्मार्टफोन्स इन इंडिया और सेकेंड इज GMS सर्कुलर सर्विस इन इंडिया। बी वाला आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोलता है? रेलेवेंट मार्केट के बारे में पूछा है तो आपको बताना था। अब सेकेंड बताओ, सेकेंड इज क्या कहता है? सेकेंड इज कहता है द आईफोन सोल्ड बाय एक्स फोन एंड सिंटेल केम इन द कंपल्सरीली लॉक्ड फ्रॉम फॉर्म, thereby meaning that the handset purchased from either of them shall work only on their respective network and तो यहाँ बोलता है सर टाई इन एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो बिल्डअप हुआ था एग्रीमेंट, वो जो था वो टाई इन एग्रीमेंट था। ठीक है, नाउ हम थर्ड पर आते हैं। वेदर द कंटेंशन ऑफ सिंटेल दैट CCI डज नॉट हैव जुडिक्शन ऑन द मैटर ऑफ cellular service provider in India, then TRAI is the regulatory body is correct। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारे कप ऑफ टी का काम नहीं है, ये उसके कप ऑफ टी का काम है, तो क्या ये सही है? नो। both special acts and primary have to given in the respective objective of the both the regulatories and their respective status। तो भाई आप ऐसे नहीं कह सकते हो ये इसका ही है ये उसका ही है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्या कहता है? अज्यूमिंग दैट आईफोन इज नॉट परचेज बाय मिस रेखा फ्रॉम दी मेपल स्टोर, कैन शी फाइल अ केस इन दी फोरम अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये बोल रखा है यस। यस मतलब नॉट ओनली मैसेज रेखा बट एनी पर्सन कैन फाइल सच अ केस। अब आता है फिफ्थ, अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द CCI ऑफिस शेल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डन, ये हो गए आपके MCQs का 19th। अब आता है 20। वेर इज 20? यस सर, केस स्टडी विच इज़ रिप्रेजेंट्स नंबर्स। तो आप लोगों को नंबर्स इजी रहेगा, डेट्स इजी रहेगा। देखते क्या होता है इसके अंदर। अगर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन रही तो हम केस स्टडी के साथ भी जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, यस सर। सो नाउ द फर्स्ट वन इज बाय वॉट दैट BSc शुड मेक पेमेंट फॉर दी मशीनरी इम्पोर्ट फ्रॉम जर्मन। तो हमने जर्मनी से जो मशीन इंपोर्ट करी है हम उसका पेमेंट कब करेंगे? तो हमें पता है कि इन केस ऑफ इंपोर्ट हमें 6 मंथ में पेमेंट करना पड़ता है ना? यस, 6 मंथ, और वो एक्सटेंड हो सकता है अगले 6 मंथ, यानी कि वो हो सकता है 12 मंथ। कहाँ से? फ्रॉम द शिपमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखना इस क्वेश्चन में 31 7 से 6 महीने गिनो, 7 8 9 10 11 12 11
4 महीने, है ना, बिफोर 30/7/2020। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड फिट हो रहा है वो हो रहा है 10/11/2020। नाउ सेकेंड वन इज Ashok can transfer inherited immovable property in India to person resident in India only, non-resident Indian who is a citizen is India, foreign citizen only, या फिर एनी फॉर्म ए एंड बी किसको कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर हम जो है वो ए और बी किसी को भी कर सकते हैं, एंड बी दोनों को भी कर सकते हैं। नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नीड टू बी सरेंडर until what time period to an authorized dealer by जय फ्रॉम द अमाउंट रिसीव एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल अशोक। तो सर थर्ड वाला क्या कहता है, कितने पाउंड? 180 और जनरली 5333 पाउंड्स। जनरली यहाँ पर ऐसा रूल लगता है कि जब हम रिपेट्रिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सरेंडर करना पड़ता है। देखो, हाउ मच अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज नीड टू बी सरेंडर, कितना हमको सरेंडर करने की ज़रूरत है, कितने दिन में हमको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो जनरली हमें जो है यहाँ ये नहीं, सॉरी दिस इज़ 1, हमें सरेंडर करना पड़ता है। डेज़ तो हमारे 180 डेज़ होते हैं और पाउंड जो है वो 5333 होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने पास कितने रख सकते हैं? $2000। ठीक है, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ फॉरेन करेंसी नोट, बैंक नोट, फॉरेन करेंसी ट्रेवलर्स चेक नॉट एक्सीडिंग 2000 और इट्स इक्वलेंट। तो इससे ज़्यादा जो भी है वो हम क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे। Whether the property held in name of wife by Jay be considered as बेनामी ट्रांजेक्शन। तो सर हमारी वाइफ प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ये बोलता है पार्शियली। पार्शियली इन्होंने क्यों बोला है? बिकॉज ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने कुछ मिस किया होगा, इसकी वजह से बोला। अब अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है इफ़ द प्रोमोटर एक्सेप्ट 10% बुकिंग फी फ्रॉम द अलॉटी बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल बट नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड, देन व्हाट could be the maximum penalty that could be imposed on the promoter assuming the estimated cost of the real estate project is 150 crores। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है? 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। नेक्स्ट वन इज ट्वेंटी वन पे आ जाइए। यस, सो 21 में सबसे पहले हमसे पूछा है कि भाई ये एग्रीमेंट बताओ कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला द एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय TPL विद द लोकल सप्लायर नियर, क्या बोलेंगे इसको? बांस का था, विल बी टर्म एज क्या बोलेंगे? रिफ्यूज टू डील। नेक्स्ट इज द डिपॉजिट मेड बाय रमेश with the company for his nomination as a director and the refund made to him will amount to, कितना रिफंड के बारे में बात करेंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में। इज़ नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एडिशनल रेमिटेंस कैन बी मेड टू जय विदाउट रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। अब कितना बचता है? तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनके पास जो है थर्ड वाले में बचता है नील, अब कुछ नहीं बचता। वेदर द प्रॉपर्टी हेल्ड इन नेम ऑफ, क्योंकि 250 लाख खर्च कर दिए होंगे, वेदर द प्रॉपर्टी हेल्ड इज नेम ऑफ हिज मदर बाय सुरेश इज कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डन बाय सुरेश एट अ वैल्यू ऑफ 10 करोड़ ओनली। तो सर यहाँ पर अगर उसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है तो फिर कैसी ये बेनामी हुई? जिसने पैसा दिया उसी ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विद इन व्हाट टाइम एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज रिप्रेजेंट्स इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स मिस्टर जय शेल रिटर्न टू द ऑथोराइज डीलर। तो यहाँ ये बोलता है 8000, वो भी विद इन 180 डेज में आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। तो कितने सरेंडर करने पड़ेंगे? अनस्पेंड अमाउंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं फिर भी एक बार बता दूँ तुमको, बार बार ये आता है कितना। तो यहाँ पर 8000 कहाँ से आया है ना, एक बार ये केस स्टडी में बताने दो ताकि शायद क्लियर हो जाए। $8000 दी अमाउंट इज़, यहाँ देखो 10,000 उसके पास लेफ्ट बच के, 2000 अपने पास रख सकते हो, बचे हुए 8000 और 180 डेज में आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। इट इज़ अ वेरी मच क्लियर। यस सर। तो
देखो मैं आपको हर चीज़ केस स्टडी से ढूंढ के इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि यार वही हो गया, ये तो जितने भी यूट्यूबर्स हमें देते हैं वीडियोस वहाँ भी तो ऐसा ही होता है, हमारा टाइम कंज्यूम होता है पर लोग टाइम पर फोकस नहीं करते कि भाई हमको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। अगर टाइम है तो फिर हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले जब टाइम नहीं है तो हमारे माइंड में एमसीक्यू एक बार तो फिट हो जाए कि अगर ये एमसीक्यू आया तो कम से कम इसका आंसर ये जो होगा वो हम लिख कर आ जाएंगे। कैलकुलेशन बेस होगा तो ऐसी ऐसी कुछ पेनल्टी को कैलकुलेट करना है, माइंड में एक बार सुन लेने से सेट हो जाता है। ठीक है, और एक दो बार सुन लिया फिर तो पक्की बात है एकदम सेट हो गया। और कई बार पता है जब एग्जाम में क्या होता है ऐसी कैसी केस स्टडी छपती है तो हमारे माइंड में आता है यार ये केस स्टडी हमने किसी से सुनी हुई है, किसी के लेक्चर में यार इसके एमसीक्यू सॉल्व हुए थे, अच्छा इसका मतलब ये तो केस स्टडी डाइजेस्ट में है, और है तो फिर हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली थोड़ी बहुत मेहनत के बाद हमें मिल ही जाता है ना। अब अगला नेक्स्ट, तो काफ़ी सारा बेनिफिट है और इसी बेनिफिट की वजह से मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ट्रस्ट मी बेनिफिट्स है इसलिए मैं यहाँ हूँ और मैं आपको ये सारी चीज़ दे रही हूँ। What should be the minimum value of property, ठीक है, that is fraudulently removed in order for the penal provisions under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 to attract and within how many month immediately preceding the insolvency commencement date such as the act should be। तो यहाँ पर हम बोलते हैं बहुत सिंपल सी बात है 10,000 और मोर एंड 12 मंथ्स। तो यहाँ पर कितने मंथ्स, 12 मंथ्स, और क्या अमाउंट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली रिमूव ऑर्डर 10,000। अब आता है अंडर विच लॉ मिस्टर राहुल कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हिज फ्रॉडुलेंट एक्ट। तो कौन सा एक्ट उनके ऊपर लगने वाला है, तो उनके ऊपर लगने वाला है पमला एक्ट, दैट इज डी। क्लियर, यस। सो नाउ थर्ड वाला क्या कहता है, एज पर गिवन केस स्टडी हाउ मच अमाउंट शेल बी दी डिस्ट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट ड्यूज टू सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है, हुज डेट्स रिमेन अनपेड फॉलोइंग द इन्फोर्समेंट ऑफ security interest and for the court case penalty amount if the fund available with the liquidator after distribution of unsecured creditor। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर इज ए 40 लाख टू गवर्नमेंट ड्यूज, 4 लाख टू सिक्योर क्रेडिटर विथ अनपेड डेट एंड 20 लाख फॉर द court case penalty amount। Now if Mr. Rahul had purchased the share in the name of his wife out of the sale proceeds of the immovable property held by Rahul as a joint owner with his mother, then whether it can be termed as a benami transactions। तो हम कहेंगे no, not a benami transaction। joint ownership में हो आप आपकी मदर के साथ, वाइफ के नाम पर तो कर ही सकते हो। what could be punishment to RDRPL and its officers for the use of child labor as per the provisions of the Prevention of Money Laundering Act 2002। तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ इम्प्रिजनमेंट जो है इन्होंने बोला है कि 3 to 7 एंड फाइन लग सकता है विदाउट एनी लिमिट अगर पनिशेबल ऑफिसर्स द यूज ऑफ द चाइल्ड लेबर एज पर। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, ट्वेंटी यस सर 23 क्या कहता है, 23 कहता है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज है और यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेमिटेंस दैट वर अलाउड टू एल प्राइवेट लिमिटेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। तो कितना आप कर सकते हो, तो बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेमिटेंस यहाँ पर 30,000 रुपये का ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर हमें लिखा हुआ है 25,000। देखो ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअली आप कितना दे सकते हो एज ए नाम का, तो $25,000 एजेंट को कमीशन और 5% ऑफ तुम उससे जितना कमा रहे हो, तो 4.2 करोड़ तुम कमा रहे हो, तो 5% उसका करोगे ना तो 21 लाख आएगा, और 21 लाख को तुम कन्वर्ट करोगे ना जैसे 70 रुपये से, तो तुमको 30,000 आएगा। तो जो भी ज़्यादा हो, है ना, तो फिर इस तरीके की कैलकुलेशन यहाँ इन्होंने कर रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर अ नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो कौन से ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिटेड नहीं है, सब्सक्रिप्शन टू परमिट चिट फंड। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन
to permitted chit fund through banking channel and on non repatriation basis। तो क्योंकि इन्होंने बोला है कि रीज़न जो है वो फेमा 1990 है कि सब्सक्रिप्शन टू परमिटेड चीट फंड थ्रू बैंकिंग चैनल्स और नॉन रिपेट्रिएशन, क्योंकि भाई आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। देखो एक तो होता है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उसके लिए तो एकदम बैन है, लेकिन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नाउ NRI जो इंडिया का नहीं है। अब आता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऑन दी एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस डज नॉट मेक एन ऑर्डर फॉर। तो ये कहता है कि कौन सा ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। क्लियर है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है वो क्या नहीं करती, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CIRP प्रोसेस डज नॉट मेक एज एन ऑर्डर फॉर फॉर्मेशन ऑफ COC, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ COC कौन करता है, तो भाई हमने भी देखा है कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करती है, क्या करती है, मोरेटोरियम, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट करवाती है, इंटरिम रिजोल्यूशन, तो ये सब कुछ तो करवाती है वो, लेकिन ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का फॉर्मेशन नहीं करवाती। पक्की बात है। नाउ फोर्थ पे आ जाओ, वेदर दी प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ श्रीदेवी बाय हर फादर बी कंसिडर एज a Benami transaction considered the fact that Sridevi got aware of the ownership of the property after receipt of notice from the adjudicating authority under the Foreign Exchange Management Act 1999। Yes, ठीक है, तो उसे हम बेनामी ट्रांजेक्शन कहेंगे। नाउ इफ द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द इम्पोर्टर फॉर पेमेंट टू TFL प्राइवेट लिमिटेड वॉज 3 months, देन व्हाट वाज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर TFL प्राइवेट लिमिटेड एज पर द प्रोविजन। तो हमने अगर मैक्सिमम तुम्हें कितना दे रखा है, हमने मैक्सिमम जो है वो कितना आपको दे रखा है, 3 महीने दे रखा है। तो बताओ व्हाट वाज द टाइम लिमिट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स टू मैक्स तो 6 month होगा ही होगा, जो हमारा लॉ कहता है। फिर आप भले 2 महीना दो, 10 महीना दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। डन। नाउ नेक्स्ट पर डन 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 24। यस यस, फर्स्ट वन इज क्या बोलता है, द आंसर फर्स्ट, if Mr. Prem has created a security interest in favor, सरफाइजी से आया है, in favor of one of the operational creditor to substitute its existing operations debt with financial debt, then whether it can be considered as a partial preferential transactions and within what time Mr. Prem should have entered in these such transactions। तो सर सिंपल सी बात है, yes, during the period of 1 year preceding the insolvency commencement date, है ना, अगर आप एंटर करते हो तो। सेकेंड इज क्या बोलता है, बाय द डिसीजन ऑफ विच अथॉरिटी मिसिस उर्मिला वुड हैव कन्विक्टेड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2.5 year अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट। तो सर चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, क्योंकि आपको पता है कि इम्प्रिजनमेंट बाय टर्म अप टू 3 year और विच बोथ एज अ चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट दिल्ली में डीम्ड फिट। तो यानी कि अगर आप लोगों ने क्या किया है, विदाउट जुरिडिक्शंस ऑफ प्रोविजन एक्ट, पर्सन कन्विक्टेड विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड एनी ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल बी लाइबल द पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 crore और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, बोथ एज अ चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट दिल्ली डीम्ड। क्लियर। Which of the following relations between persons mentions here under with not fall under the meaning as a relatives। तो सर हम जो कह रहे हैं कि रिलेटिव तो कौन पर्सन रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, दैट इज़ 3 and 4। यहाँ पर उर्मिला एंड रमेश, जयेश एंड महेश जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन, क्योंकि हम कहते हैं रिलेटिव में हस्बैंड वाइफ, क्या लिख रही हूँ मैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, सिस्टर ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन। Now, had I limited file a suit or claims prior to the intimation of proceedings under the prohibition of Benami transactions, Benami Property Transactions Act 1988, that it is the real owner of the property purchased by Jayesh, then the whom notice was required to be issued for adjudications of Benami property एंड बाय विच अथॉरिटी। तो यहाँ पर आता है सर इनिशिएटिंग ऑफिसर शेल इशू नोटिस टू जयेश एंड महेश। अब आता है 5th वाला,
हाउ मच अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी मिस्टर भावेश ought to have surrendered to the authorized dealer of to avoid the penalty under FEMA Act 2002. Assuming that Bhavesh had received a USD 2,90,000 out of USD 5,60,000 in India in rupee INR from the bank account in the US maintained with an authorized dealer. The fifth one is 268, which means आपको जो है वो 560 है, उसमें से 290 आपको लेस करने का है, क्योंकि यहाँ पर 2000 कैन बी रिटेन बाय, तो 2000 आप रिटर्न रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अबाउ जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रेमिट करना पड़ेगा। डन, यस सर। नाउ द केस स्टडी नंबर 25। वेयर इज, यस सर। What could be the penalty that could be imposed by the Competition Commission of India for the profit earned by Tree Boss Private Limited and WFH Limited due to the agreement entered into by them, if the average turnover during the period of such agreement of Tree Boss Private Limited is 22 crore and profit earned were 1 crore 32 lakh? तो इन द पर्टिकुलर केस क्या करेंगे सर? इन द पर्टिकुलर केस हम लोग जो है फर्स्ट वाले का आंसर लिखेंगे। कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं? 2 crore 20 lakh, ठीक है, इतनी पेनल्टी हम लगा सकते हैं। लास्ट 3 years इज गिवन, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 year इज गिवन, तो हम लास्ट टर्न ईयर एंड 10% ऑफ इट्स कम्स, उसका जो परसेंटेज होता है वो पेनल्टी के रूप में लगाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज what voting shares the resolution pass would have considered being passed if the financial creditor vote as follows। देखो ये फेवर में देते हैं, ये नॉट इन फेवर, ये फेवर में, ये फेवर में, नॉट इन फेवर, ये फेवर में, और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वोट अकॉर्डिंगली। उसमें से क्या हुआ, 11 पार्टीज वर फेवर एंड ये बाकी अगेंस्ट में, और ये जो है नॉट इन फेवर। बताओ कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 और 20, 26 हैं, 26। इसमें से कितने फेवर में आए, 11 और एक 12 और एक 13 और एक 14 और एक 15 आए हैं, ऐसे ही कुछ है क्या? तो देखो सुनो कितना परसेंट बनेगा, वोटिंग परसेंटेज अ डेट, तो इन्होंने कितना डेट होल्ड कर रखा है। देखो इनके वोटिंग परसेंटेज पर्सन वाइज नहीं गिने जाएंगे, मैंने गलत किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग कितना बन रहा है, मतलब कि कितना ले रखा है इन्होंने। तो इसका डेट जो है वो 17 है, इसका 10 है, और ऐसे करके टोटल डेट जो है वो 105 है, 105 है, ठीक है। और ऐसे करके अपन ने उनको क्या किया, वोटिंग परसेंटेज बांटा, फिर जिनका फेवर में है ना इनका अपन ने टोटल कर दिया, तो फिर 77.14 हो रहा है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है, पहले इन लोगों का डेट लेना है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 100 करना, और डेट उन्हीं का लेना जिन्होंने वोट दिए और वोट नहीं दिए, वैसा वाला है ना, और फिर उनको परसेंटेज करना पड़ेगा। डन, समझ में आया। अब आता है अगला, इन केस इफ मिस्टर जी वॉज नॉट अ रिलेटेड पार्टी एंड हैड abstains from voting, and out of the 20 unrelated parties 10 vote in favor, 3 vote against the plan and the remaining didn't vote, then by what voting shares the resolution plan would have considered being passed। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, फेवर में अगेंस्ट में अपन देखेंगे, और फिर जो डेट होगा, डेट का वैल्यू होगा, उसको परसेंटेज अलॉट करेंगे और फेवर में देखेंगे, और यहाँ 81.63 आएगा, वही है कितने लोगों ने वोट दिया, उनका वैल्यू क्या, उसका वैल्यू का टोटल किया, उसको 100% में बांटा, तो इतना 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 परसेंट आया, फेवर वालों का टोटल किया, द आंसर वी गोट इट एक्चुअली। अब आता है सर फोर्थ वाला, ऑन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सैम वॉज फाउंड टू बी यूजिंग ऑफ फॉरगेट पासवर्ड विच इज कैन पेनलाइज अंडर दी। तो सर यहाँ पर कौन से पेनलाइज होंगे, यहाँ पर फॉरेनर्स एक्ट में पेनलाइज होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटल टू नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर द 12A।
तो यहाँ पर आप लोग जो है वो 12A के अंदर ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑब्लिजर होगा चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 26। तो 26 की बात करते हैं। Archana went to Italy for some business of the company and brought a flat there. Through outward remittance, whether Archana can hold such property, had such property acquired by her in the status of a person resident outside India, बताओ। तो क्या पर्सन एज अ स्टेटस पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी कर सकते हो? तो विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई, देखना, विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया शी कैन होल्ड द प्रॉपर्टी एक्वायर अब्रॉड। तो आपने अब्रॉड में करी थी तो ले सकते हो। इन द गिवन केस द प्लॉट वॉज ब्रॉट बाय मिस्टर सुरेश फ्रॉम हिज income in his mother names. Mr. Tarun as NRI made a proposal to Mr. Suresh for the purchase of that plot. Advise Mr. Tarun in respect of the purchasing of the plot. तो यहाँ पर बोलेंगे कि हम मिस्टर तरुण कैन नॉट परचेज अ प्लॉट। क्यों परचेज नहीं कर सकता भाई साहब, बताओ? क्योंकि कैन नॉट परचेज द प्लॉट एज दिस परचेज ऑफ द प्लॉट विल बी नॉट कंसिडर वैलिड, ठीक है। फॉर मीटिंग हर एक्सपेंसेज अब्रॉड Archana remitted $280,000 during the finance year apart from the money the company gave her without any permission from RBI. Whether she is liable to any penalty, तो सर बिना किसी परमिशन के हम लोग भेज रहे हैं, तो आप एक्सेस भेज रहे हो, कितना कितना आप रेमिट कर रहे हो? 280। तो यहाँ पर टोटल आपके खर्चों के साथ आप एक्सेस कर रहे हो, आप एक्सेस कर रहे हो कितना? तो देखना यहाँ पर आपको पेनल्टी लग जाएगी 28। तो 250 60 से 80 है ना, तुम 80 भेज रहे हो ना, तो 3 गुना मतलब 30 का 3 गुना 90 है ना। तो थ्राइस ऑफ द अमाउंट आपको क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है, लग गई यहाँ पर। और अप टू 2 लाख रुपये, तो आपको इतना लग गया, डन। अब आ जाओ, वेयर देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय अर्चना $2000 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट फ्रॉम द, अरे यार क्या बोल रहे हो, फॉरेन कार्ड एकदम प्रोहिबिटेड है। यस, अ कार्ड हैज़ बीन यूज फॉर द ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड अंडर द, तो प्रोहिबिटेड है, आपने उसके लिए यूज़ कर दिया। पोस्ट डीमोनेटाइजेशन मिस्टर सुरेश हेल्प many of his bank customers in exchanging their old currencies notes with newly issued currency. Is he liable for punishment under any of the provision of law applicable in India if the value added involved in transactions is less than 1 crore? तो यहाँ बोलना, देखना, मिस्टर सुरेश इज लाइबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 एज वेल एज मिस्टर सुरेश जो है वो पमला के अंदर भी गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि मनी से मामला है रिलेटेड। सो ऑब्वियसली चांस है यू बी विल बी गिल्टी अंडर द पमला ट्रांजेक्शंस। पमला बहुत सारे लोग पमला बोलते हैं, पमला, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एज यू विश यू कैन स्पीक एनीथिंग। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज ऑन योर स्क्रीन। सो आपका पहला क्वेश्चन जो सीधा 1 करोड़ रुपये के लिए है। ऑल द 5 कंपनीज इंक्लूडिंग Schauf Limited twice raised the price of cement by a total of 3.5%. The All India Builders Association filed a complaint with CCI against it. Determine the correct statement according to the provision of Competition Act 2000, Competition Act 2002. Yes sir. So यहाँ पर क्या होगा? The raise in price by all the 5 companies will adversely affect, एक साथ सब कर रहे हो, competition in India and it is a void. गलत है ये। Consider the provisions of Competition Act 2002. Choose the correct answers, correct statement out of the following. So यहाँ पर हमें correct statement देखना है। Exclusive agreement between e-commerce platform and Jimmo Limited is not violated Section 3. उन्होंने कोई Section 3 का violation नहीं किया। Mr. George Samuel, being a foreign national and resident, acquired 4 BHK jointly with his spouse in Mumbai. Identify the correct statement out of the following. The third one, इसका आंसर होगा, yes sir, the B.
Mr. George can acquire property other than agricultural land, farmhouse, plantation property in India, but jointly with his spouse. Because आप NRI OCI हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पाउस और स्पाउस के साथ मैरिज में भी आप 2 साल रहे हो, 2 साल हो गए हो, ठीक है. Mr. George and his wife Mrs. Ranjana jointly purchased a farmhouse near Gurugram. Identify the correct statement out of the provision. अभी हमने फोर्थ में बताया नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हो. Mrs. Ranjana, being NRI, can't acquire a farmhouse in India. ठीक है. It seems that 3 companies, that is Sakshi Sugar Mill Company, Triveni Company and Amar Sugar Company, are involved in some sort of agreement within themselves for sugar mill tenders and acquisitions process. In what perspective will you views the transactions? So according to the transactions, that is the agreement between the companies, can be viewed as an executive agreement adversely affect the process and manipulating the bidding completely. Now next is yes. आ जाइए मिस्टर आदित्य चोपड़ा पर. Case study number 28. Mr. Aditya Chopra went to Italy for Ruhi's admission to fine art college, including the total fees of college, purchase of artifacts and painting house and car brought by Ruhi in Italy, along with all her medical expenses, has exceeds the prescribed limit of USD 2,50,000 during the financial year. Advise Mr. Chopra with the correct course of actions. तो सर यहाँ पर हम क्या इन्हें एडवाइस करेंगे, हम कहेंगे मिस्टर आदित्य चोपड़ा विल नीड RBI अप्रूवल फॉर रेमिटेंस बियॉन्ड $2,50,000. जो आप कर रहे हो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है. Presuming in the given case, the Aviance company has appointed an agent in Sweden for the sale of unit in the township near Bengaluru, and commission at the rate 6% per property sold was agreed with him after deduction of taxes applicable in India. The sale price of each unit is much more than $5 lakh. In light of provision of the Foreign Exchange Management Act 1999, is there any prior permission required for his appointment is considered of the limit of commission to be paid to him. So ignore the provision contained under Real Estate Regulations and Development Act 2016. The answer is of second is prior approval of RBI is required as the commission exceeds the limit of 5%. Of course, Mr. Demelo invites the cultural group to परफॉर्म इन दी लंदन. डज एनी प्रायर अप्रूवल आपको लगेगी क्या? ऑब्वियसली कल्चरल के लिए तो हमको किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है. नाउ whether the rental income received by Mr. Naveen can be repatriated outside India, the USA, तो बोलेंगे the rental income can be freely repatriated outside India subject to payment of applicable taxes. Now, Naveen got a promotion in his company and the 1st August 2019 he went to the USA determine the residential status. सर आप जॉब के लिए बाहर गए हो, the Naveen shall be a person resident in India for the financial year 1920 only. Done. He went to the USA. And 1st August 2019 he went to the USA. Determine the है ना. डन. तो अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है तो सो नाउ 29 है ना. केस स्टडी नंबर 29. वेयर इज 29? हियर इज. On returning from Macau, Sagar had unspent
USD, तो मैंने आपको बार बार बताया है 3,300, एंड ही गिव्स USD टू 1,000 टू हिज फ्रेंड हु वॉज लिविंग फॉर अब्रॉड नेक्स्ट मंथ इन इज़ परमिटेड टू डू सो। क्या ऐसा करना आपको अलाउड हो जाएगा कि भाई साहब आप अपने फ्रेंड को पैसा दे दो? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर ऐसे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, एक ट्रैक नहीं रख पाएंगे। तो सर सागर कैन नॉट डू सो एज ही नीड टू डिपॉजिट द अमाउंट दैट एक्सेस ऑफ 2,000 टू AD विद इन स्पेसिफाइड डेज, जो भी 180 डेज है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट एक्सोटिक लिमिटेड procures consultancy services from abroad for his export and import of grains business and paid them USD 1 lakh 12 lakh सीधा 12 lakh from its current account, तो choose the correct answer। तो यहाँ हमको देखना है कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा, दैट इज एक्सोटिक लिमिटेड रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर रेमिटेंस ऑफ द सेड अमाउंट। अब आ जाओ, ओजोन Sportwears, a company registered in Macau, wanted to start its business operation in India, but wanted to study policies regarding export and import from to India. For that purpose, the company opened his office in India, presuming it took a building as lease for 10 years. तो सब मकाऊ है, क्या मकाऊ वहाँ कवर होता है क्या लीजिंग में कहीं पर? तो यहाँ पर इट कैन रिक्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे it can acquire immovable property on lease for a period exceeding 5 years with the prior permission of RBI. Now 4 पे आ जाओ, property seized under section 17 by the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by the director can be retained for। तो सर फोर्थ वाला क्या कहता है, B, for a period not exceeding 180 days from the day on which such property was seized, and this period can be extended, adjudicating authority कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज the flat purchased by Sagar in the name of his company employed was transferred to a third party by entering the sale agreement, that is a null and void। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ 30। ठीक है, तो ये लास्ट रहेगा यहाँ का, फिर हम नेक्स्ट जितने भी है हम बाद में करेंगे, है ना। Assuming in the given case Rajesh acquired remit USD 1,10,000 to his son in the US for some major medical expenditures on 30th March 2015, although no such estimates for the same is provided by the medical institutions in the US from the following, ठीक है, the correct option। अगर वहाँ के लोगों ने बताया ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपसे ये कहेंगे कि भाई RBI से परमिशन ले लो, क्योंकि बताया नहीं है। तो राज can remit as such amount is he is required to, because he is not a person resident in India, so provide the liberalization scheme do not apply। सर भाई साहब वो जो है वो इंडिया का है ही नहीं, तो लिबरलाइजेशन स्कीम लगती ही नहीं है, कितना भी खर्च करो कोई मतलब नहीं। ठीक है, in respect of unspent US dollar left with Radhika and her husband from his ticket, तो सर जो अनस्पेंड अमाउंट बच गया है उसका क्या करे भाई साहब, क्या करोगे भाई? द कीप अप टू 2,000 रख सकते हो, बाकी आपको जो 500 एक्स्ट्रा है वो 180 डेज में सरेंडर करने पड़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट बोलता है, अज्यूमिंग इन द गिवन केस फॉर द सेल ऑफ inherited agricultural land, Raj and his brother got an offer from Mr. John, a citizen of Hong Kong but the resident in India, who is trying to get Indian citizenship, then with respect to such a offer from the such following is the, सर वो ट्राइंग कर रहा है, नहीं ले रहा है, तो मिस्टर जॉन कैन एक्वायर, क्या एक्वायर कर सकता है, कैन एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ RBI। सर RBI की परमिशन लेके आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जो हो क्या कर रहे हो, बट रेजिडेंट इन इंडिया, है ना। अब नाउ इन द गिवन केस एट list how much amount should be transferred to a separate account at the initial stage। तो how much, तो इनिशियल स्टेज में ये बोलता है कि अमाउंट, बुकिंग अमाउंट फॉर द कलेक्शंस, तो यहाँ पर बोलता है कि 75% ऑफ द अमाउंट। तो 75% अमाउंट कितना होता है, 70% अमाउंट, रेरा के अंदर 70% अमाउंट, तो 70% ऑफ आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 18। नाउ इन द गिवन केस द फॉर्मेशन ऑफ सच कार्टेल was being informed to the Competition Commission of India, that commission is empowered to impose a penalty of, तो कितनी penalty, higher of A and B,
तो सर 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड द 10% ऑफ द टर्नओवर, जो भी हायर ऑफ द ए एंड बी है वो इम्पोज कर सकता है। द ऑल 30s कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। नाउ अब हम 31 से करेंगे, तो उससे पहले आप लोगों को थैंक यू एंड गुड विशेस।